वेल, अब हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में हमने इंडक्शन क्या होता है ये पढ़ा है, हाउ ईएमएफ गेट्स इंड्यूस्ड, फैराडेज लॉज पढ़े हैं, एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं, मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, और फिर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सब हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ रहे हैं एसी जनरेटर के बारे में। जनरेटर आपने कई जगह लगा हुआ देखा होगा, पोस्ट ऑफिसेज में लगा होता है, बैंक्स में होता है, ये टावर्स होती है, मोबाइल टावर्स, इनके साथ लगा होता है। द मोस्ट कॉमन प्लेस वेयर यू कैन फाइंड अ जनरेटर, शादी पर जाते हैं, टेंट लगा होकर, तो टेंट के बाहर आपका स्वागत जनरेटर ही करता है, धुएं से, आवाज से। तो भाखड़ा डैम में एक जनरेटर लगा हुआ है, कोटा राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां जनरेटर लगा है। हर पावर प्लांट में जनरेटर्स लगे होते हैं। एक्चुअली इनमें दो पार्ट्स होते हैं। हम इसी का एग्जांपल लें, जो शादी पर जाएं तो टेंट के बाहर जो जनरेटर्स लगे होते हैं, जो आवाज कर रहे होते हैं, तो उनके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंजन और एक होता है जनरेटर। तो इंजन का काम होता है जनरेटर को चलाना, जनरेटर को रन करना। जनरेटर का पार्ट होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वी आर स्टडिंग ओनली द जनरेटर पार्ट, क्योंकि आपके जब पढ़ोगे तो दिमाग में आ सकता है इसमें शोर कैसे होता है, ये वो, तो धुआं क्यों निकल रहा है। तो दैट्स एन इंजन पार्ट। जैसे स्कूटर, कार या ट्रैक्टर का इंजन होता है, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंजन इज यूज्ड, और उससे जनरेटर को रन किया जाता है। जनरेटर में क्या रन करते हैं वो हमें समझ में आना चाहिए। तो वी स्टडी ओनली द जनरेटर पार्ट, राइट। जनरेटर में एक कॉइल होती है, मैग्नेटिक फील्ड में उसे रोटेट करते हैं। कॉइल को रोटेट करने के लिए वो इंजन चाहिए होता है। तो जब कॉइल टर्न करती है तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है, यानी मैकेनिकल वर्क किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। एंड दैट्स व्हाट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर के बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, हाउ इट रन्स। तो धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारा समझ में आता जाएगा। और प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है, क्या वर्ड्स यूज करने हैं, कितना बड़ा आंसर होना चाहिए, मैथमेटिकल पार्ट्स में क्या क्या लिखना है, जो कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करने हैं, प्लीज उसके लिए बुक यूज करें, लर्निंग फिजिक्स। उसमें से पढ़ें, प्रॉपर एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट के हिसाब से आंसर्स लिखे हुए। तो जनरेटर, इट्स एसी जनरेटर, डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Principle on which it works. It's based on the principle of electromagnetic induction, which states that whenever there is change in magnetic flux across a circuit, EMF is induced. Based on the principle of electromagnetic induction, which states that whenever there is change in magnetic flux across a circuit, EMF is induced. जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है ये उसी पर बेस्ड है। एंड देन वी हैव टू राइट अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अलग अलग तरह से अलग अलग डायग्राम्स यूज करके इसको एक्सप्लेन किया गया है कंस्ट्रक्शन को। आई फाइंड दिस एज अ डायग्राम विच इज इजियर टू ड्रॉ, और कुछ बुक्स में कुछ डिफरेंट डायग्राम्स भी हो सकते हैं, वो तो हर बुक में अलग डायग्राम हो सकता है।
बट फिर सवाल आता है क्या ये डायग्राम ठीक है? हाँ भाई ठीक ही है। जब जिन बच्चों को पढ़ाया उनमें से कुछ बच्चे अगर 100 मार्क्स लेकर आए हैं, 99 लाए हैं, 98 लाए हैं, तो ये सब ठीक ही होगा। पूरा जो पढ़ाया गया था तभी उनके पूरे मार्क्स आए हैं। ठीक है। तो डायग्राम कोई से भी बनाए जा सकते हैं। एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए 2 डायग्राम्स आई थिंक बनाने चाहिए, एटलीस्ट 2 जरूर बनाने चाहिए। वी हैव अ कॉइल ABCD placed between the 2 poles of a magnet. The 2 ends of the coil, they are connected to 2 metallic rings. 2 metallic rings. और फिर ये रिंग्स जो हैं दे आर कनेक्टेड टू 2 ग्रेफाइट पीसेस। छोटी छोटी चीजें हैं, धीरे धीरे सारी समझाएंगे क्यों लगाई गई हैं, कैसे लगाई गई हैं। सो 2 ग्रेफाइट पीसेस B1 and B2, the rings are S1 and S2, और ये हमारा वो सर्किट है जहां हम करंट को यूज करेंगे। जैसे वो जनरेटर जो लगा हुआ है टेंट के बाहर, तो इंजन पार्ट जो था वो इस कॉइल को रोटेट करता है। तो इंजन हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, कॉइल शो करना ज़रूरी है। और ये है वो टेंट का सर्किट, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और ये वो टेंट का पूरा सर्किट एक रजिस्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पर उस करंट को हम यूज करते हैं। क्लियर? तो 2 मैग्नेटिक पोल्स इन अ फील्ड मैग्नेट्स कहा जाता है। दीज आर पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जिनके बीच में, जिनकी हेल्प से a strong magnetic field is applied. Then there is a coil ABCD. This is called armature coil. Armature coil made up of copper having large number of turns or insulated from one another. The 2 ends of the coil, they are connected to 2 metallic rings. Steel के हो सकते हैं, किसी metal के हो सकते हैं. They are connected to 2 metallic rings.
ये एंड अपर रिंग से, ये लोअर रिंग से कोएक्सियल है, एक दूसरे के नीचे है, बिल्कुल एक्सिस सेम है इनका। कॉइल को जब रोटेट करते हैं तो ये भी साथ साथ ऐसे घूमेंगे, हम कॉइल घुमाएंगे तो रिंग्स भी साथ साथ ऐसे घूमेंगे। ऑब्वियसली दैट्स अ रिंग वी हैव, और एक कॉइल का एक एंड ये अपर रिंग से कनेक्टेड है, दूसरा एंड इसके बीच में से जा रहा है, तो एक एंड जो है वो यहाँ ऐसे लाइक दिस, इट्स कनेक्टेड टू द अपर रिंग, ठीक है, यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये वायर है, वायर इज कनेक्टेड टू द रिंग, और दूसरा एंड इसके अंदर से जा रहा है, इसके अंदर, लाइक ये रिंग है तो इसके अंदर से, ठीक है, तो इट पासिस थ्रू द रिंग एंड इज कनेक्टेड टू द अदर रिंग। ये इसके अंदर से जा रहा है एंड इज कनेक्टेड टू द अदर रिंग। इसका कांटेक्ट हमेशा इस रिंग से होगा और इसका कांटेक्ट हमेशा इस रिंग से होगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये वायर इस रिंग के कांटेक्ट में नहीं होगी। दिस इज हाउ इट इज डिजाइंड, ठीक है, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। ये ए बी एंड अपर रिंग से कनेक्टेड रहेगा हमेशा, और सी डी एंड लोअर रिंग से कनेक्टेड रहेगा, और ये सी डी वाली वायर इस रिंग के अंदर से जा रही है एंड कनेक्टेड टू द लोअर रिंग। ये सी डी इस S1 से कनेक्टेड नहीं होगी। क्लियर? फिर ये दो ग्रेफाइट पीसेस हैं जो इन रिंग्स के कांटेक्ट में रहते हैं, एंड दे आर फर्दर कनेक्टेड टू द लोड रेजिस्टेंस, द आउटपुट सर्किट। रिंग्स को स्लिप रिंग्स कहा जाता है। दे स्लिप अगेंस्ट ग्रेफाइट, सो इफ दिस इज अ ग्रेफाइट पीस और ये रिंग है, तो जब कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल को घुमाएंगे, ये रिंग्स भी घूमेंगे एंड दे आर इन कांटेक्ट विद द ग्रेफाइट पीस, तो ये घूमती रहेगी एंड इट कीप स्लिपिंग अगेंस्ट द ग्रेफाइट, इसलिए इन्हें स्लिप रिंग्स कहा जाता है। क्लियर? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स। और ये जो ग्रेफाइट के पीसेस हैं ये हमेशा रिंग्स के कांटेक्ट में रहेंगे, ये नहीं घूमेंगे, सिर्फ रिंग्स घूमते हैं, ये फिक्स रहेंगे, बट दे कीप इन टच, इन कांटेक्ट विद द रिंग्स, दे कीप ब्रशिंग अगेंस्ट द रिंग्स, रगड़ खाते रहते हैं, ठीक है, दे रिमेन इन टच, रिमेन इन कांटेक्ट। ब्रश का मतलब यही होता है, जैसे ब्रश है ना, हेयर ब्रश, आप सिर के ऊपर ऊपर ऐसे कर लो तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा ना, टच करना जरूरी है। एग्जैक्टली शूज पॉलिश करते हैं ब्रश से, अब ये शू तो नीचे रख दिया और पॉलिश वो ब्रश को ऐसे ऐसे ऊपर से हिला दिया, यू हैव टू ब्रिंग इट इन कांटेक्ट। टूथब्रश मुंह के बाहर ही रख लिया ऐसे ब्रश को, यू हैव टू ब्रिंग देम इन कांटेक्ट, एनीथिंग दैट्स इन कांटेक्ट इट ब्रशेस, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम, these graphite pieces are called brushes, rings are called slip rings. Graphite conducting है, slippery है, it has high melting point, इसलिए यूज करते हैं। slippery है तो फ्रिक्शन कम होगी, conducting है तो करंट फ्लो हो जाएगा। अब एक सवाल दिमाग में ये आता है, ये क्यों लगा रहे हो? ये अगर हम डायरेक्टली लगा देते, चलो हटा दो ये सारे रिंग्स ही हटा दो, कुछ भी मतलब हो, घर के सर्किट को डायरेक्ट कॉइल से ही कनेक्ट कर दो ना। अब जब आप कॉइल घुमाओगे तो घर का सर्किट भी घूमने लगेगा, तो सारी वायर्स आपस में एंटेंगल हो जाएंगी, दे विल गेट जम्बल्ड अप, फंस जाएंगी एक दूसरे में, ठीक है। इसलिए ये फिक्स रहना चाहिए, वो घूमना चाहिए, वो घुमाना जरूरी है, तभी करंट इंड्यूस होगा। तो हमने क्या किया, इनको रिंग से कनेक्ट कर दिया, तो जब ये घूमेंगे, कॉइल घूमेगी तो रिंग्स भी घूमते रहेंगे और इनके कांटेक्ट में रहेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, राइट। दूसरा डायग्राम, दो डायग्राम्स चाहिए होते हैं, दूसरा डायग्राम जो इसमें बनाना चाहिए हमें बिल्कुल सिमिलर है, देखने में सिमिलर है, एक्चुअली थोड़ा उसमें डिफरेंस है। सेम दो मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ,
बट कॉइल अब ऐसे हो गई है, ए बी सी डी की पोजीशंस चेंज हो गई हैं। चेक करो, जस्ट चेक। ए बी लेफ्ट में था, अब राइट में आ गया। हाफ रोटेशन के बाद आधी साइकिल ऐसे हो जाएगी जब कॉइल टर्न कर जाएगी, तो ऑब्वियसली आफ्टर हाफ द रोटेशन एंड ए बी विल बी ऑन दिस साइड, ऑन सी डी ऑन द अदर साइड। तो ये रिंग हो गया, एक ये रिंग है। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो ए बी है इट्स कनेक्टेड टू अपर रिंग एंड सी डी इज कनेक्टेड टू लोअर रिंग। अभी भी वैसा ही है, ए बी कनेक्टेड टू अपर रिंग, सी डी इसके बीच में से पास हो रही है एंड कनेक्टेड टू लोअर रिंग, एंड दीज आर टू ग्रेफाइट पीसेस। हम डायग्राम बना रहे हैं आपके सामने, इससे कि आपको आइडिया मिले क्या कैसे बनाना है। ये ब्रशेस ये तो फिक्स ही थे, और ये लोड रेजिस्टेंस आर एल से रिप्रेजेंट करते हैं लोड रेजिस्टेंस। ये आउटपुट सर्किट जितना भी है ये वो है, ठीक है, राइट। अब दैट वाज कंस्ट्रक्शन। एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन। देयर आर two magnetic poles, we call them field magnets, with the help of which a strong magnetic field is applied. Armature coil made up of copper having large number of turns insulated from one another. The two ends of the coil are connected to two metallic rings, S1 and S2. They can be made up of even steel. We call them slip rings. They are in further contact with two graphite pieces, B1 and B2, which are called brushes, and the entire arrangement is connected to an output circuit. I hope it is clear. हाफ साइकिल के बाद ये ऐसे हो जाएगा, आफ्टर हाफ द साइकिल इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? नाउ इट्स वर्किंग। ये सब एग्जाम में लिखना कैसे, समझ तो वैसे ही आ जाता है, बट हाउ टू राइट, इफ यू टू राइट, if you have to only understand, it's fine, but if you have to write, use that book Learning Physics, right? तो working इसकी, the coil is made to rotate in a magnetic field. इस coil को magnetic field में rotate कराएंगे। As the coil turns, flux through the coil changes and EMF is induced. As the coil turns, magnetic flux through the coil changes and EMF is induced. उससे current flow होगा, we'll call that current as induced current. हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यही हमें मार्क भी करना है और समझना भी है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एंड व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? सेम, हमने ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, वही है राइट हैंड रूल। जैसे लेफ्ट हैंड था वैसे ही राइट हैंड। फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, thumb gives the direction of thumb is in the direction of motion of the conductor. So what exactly is right hand rule? Fleming's right hand rule. Hold the thumb, the forefinger and the middle finger, the thumb, the forefinger and the middle finger of the right hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other, and forefinger points in the direction of magnetic field, thumb points in the direction of motion of the conductor, the middle finger gives the direction of induced current. Forefinger field की direction में होनी चाहिए, thumb should be in the direction of motion of the conductor, this middle finger gives the direction of induced current. आप अगर ध्यान से देखें, ये कॉइल ऐसे टर्न करेगी, ऐसे टर्न करेगी, टर्न्स, तो ये जो एंड है, ये वाला एंड, ये ऐसे बाहर को आएगा, ठीक है। आप इसको देखिए, ये ऐसे है, अगर ये टर्न करे सपोज, तो दिस एंड मूव्स आउटवर्ड्स एंड दिस एंड मूव्स इनवर्ड्स। लेफ्ट वाला एंड बाहर की तरफ आएगा और राइट वाला अंदर की तरफ जाएगा। वी आर ट्राइंग टू मूव द कॉइल इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। हम इस तरह घुमा रहे हैं, तो ये एंड बाहर आता है, राइट लेफ्ट वाला, और राइट वाला अंदर की तरफ जाएगा। इसे ध्यान में रखते हैं। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ,
this end moves outwards, thumb should be in the direction of motion of the conductor outwards. ये field north to south, ये thumb in the direction of motion of the conductor. This middle finger gives the direction of induced current. ये हम इसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट में जो है, जो लेफ्ट में, क्योंकि इसकी आउटवर्ड मूवमेंट है, फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, करंट इंड्यूस करंट इधर होगा अपवर्ड्स, तो इंड्यूस करंट इसमें किधर होगा, अपवर्ड्स, राइट। अब इस पर आगे सी डी इज मूविंग इनवर्ड्स, तो ये रहा थंब इनवर्ड्स और फील्ड ऑब्वियसली नॉर्थ टू साउथ, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। फील्ड नॉर्थ टू साउथ, थंब इनवर्ड्स, तो सेंट्रल फिंगर, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, किधर होगा, डाउनवर्ड्स। सेम इसमें ये एंड लेफ्ट वाला बाहर को आएगा तो करंट अपवर्ड और इधर डाउनवर्ड। अब आउटपुट सर्किट में करंट की डायरेक्शन को चेक किया जाए। आउटपुट सर्किट में करंट की डायरेक्शन, हम कहते हैं दो डायग्राम्स बनाने चाहिए, दोनों कंस्ट्रक्शन में बना दें या एक कंस्ट्रक्शन में और एक वर्किंग में, ऐसा कर सकते हैं। दो इसलिए बनाने चाहिए, एटलीस्ट 2, जिससे हम करंट की डायरेक्शन समझा पाए और बता पाए इट्स एन ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये समझाना बहुत जरूरी है, तो पे अटेंशन। यहाँ कॉइल में हमने करंट की डायरेक्शन मार्क कर ली है। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आउटपुट सर्किट, पे अटेंशन। सीडी से करंट फ्लो हो रहा है, ये इस वायर के थ्रू इस रिंग से आउटपुट सर्किट में फ्लो होगा और फिर यहां से ये सर्किट में देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूटी ऑफ करंट। आपको करंट के पाथ को चेक करना है, पूरा एक क्लोज्ड पाथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये करंट ऐसे जाएगा, ये वायर इससे कनेक्टेड है इस रिंग से, यहां से ऐसे फ्लो हो जाएगा और फिर यहां से ऐसे फ्लो हो जाएगा, सो दैट फॉर्म्स अ क्लोज्ड पाथ। आउटपुट सर्किट में करंट की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, अब यहां जाओ, एंड ए बी में करंट डाउनवर्ड है, तो ये तो इस रिंग के कांटेक्ट में है, यहां से कुछ करंट इधर से कुछ इधर से ऐसे डिवाइड हो जाएगा और फिर यहां से इधर आ जाएगा। फिर से यहां से करंट ए बी से, इट्स इन कांटेक्ट विद दिस रिंग, तो ये करंट रिंग में आ गया, रिंग से इधर फ्लो हो गया, दोनों साइड से जा सकता है, रिंग से इधर फ्लो हो गया, यहां से फिर ऐसे फ्लो होगा, फिर रिंग में आ गया और रिंग से सर्किट में। ठीक है, आइडिया इज टू फॉर्म क्लोज्ड पाथ। फिर से चेक करो, इसमें ऐसे फ्लो होगा, रिंग से इधर आ जाएगा, यहां से सर्किट से, फिर रिंग से और कॉइल से फ्लो होगा। क्लियर है? दैट्स समथिंग इंपॉर्टेंट। करंट थ्रू द आउटपुट सर्किट, ध्यान दें इस पर। डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आउटपुट सर्किट चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। इधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, फिर इधर फ्लो होगा, फिर इधर फ्लो होगा, ऐसे ऑल्टरनेटिवली करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। दैट्स व्हाई द करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। दैट्स व्हाई द करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या क्या लिखना होता है हमें? व्हाट इज एन एसी जनरेटर? डिवाइस which converts mechanical energy to electrical energy. Then principle, based on the principle of electromagnetic induction, which states that whenever there is change in magnetic flux across the circuit, EMF is induced. और उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करनी है, मैग्नेट्स के बारे में बताना है, कॉइल के बारे में बताना है, स्लिप रिंग्स क्या है, क्यों है, ये बताना है, ब्रशेस B1 B2 ग्रेफाइट के हैं, और RL लोड रेजिस्टेंस, इनके बारे में लिखना है। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव टू एक्सप्लेन द थ्योरी पार्ट ऑफ वर्किंग, कि भाई क्या हो रहा है, थ्योरेटिकली लिखना होता है। तो द कॉइल टर्न्स इन द मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, उससे करंट फ्लो होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हाफ साइकिल के बाद AB में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, जो ऊपर था अब वो नीचे फ्लो हो रहा है। CD में भी जो डाउनवर्ड था वो अपवर्ड है।
तो लेफ्ट वाले में अपवर्ड, राइट वाले में डाउनवर्ड अगर मार्क कर ले आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, तो ये ऑटोमेटिकली हमें दिखाई दे रहा है कि ए बी में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, सी डी में भी हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है जी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आउटपुट सर्किट चेंजेस एवरी हाफ साइकिल, दैट्स व्हाई द करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें ऐड करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और एक ग्राफ, दैट्स अ कंप्लीट आंसर फॉर एसी जनरेटर। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा जरा देखते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, induced EMF minus d by dt, flux n into b dot a, field into area, n number of turns of the coil, b a cos theta minus n d by dt, b a theta को ओमेगा t लिख सकते हैं, थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा t। सिमिलर डेरिवेशन हमने पहले भी किया था एक जगह। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एन पी ए और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। स्टेप्स क्लियर है। ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी और फ्लक्स बी डॉट ए, इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर तो एन इंटू बी डॉट ए, बी डॉट ए को बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी, एंगुलर मोशन है इसमें, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एन बी ए माइनस तो है ही, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, सो दैट्स एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। नाउ समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जैसे जैसे कॉइल टर्न होगी कॉइल का एंगल चेंज होता रहेगा, एंगल चेंज होता रहेगा, और अगर एंगल चेंज होगा तो साइन की वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंज होगी। एज द कॉइल टर्न्स द एंगल इट फॉर्म्स कीप्स चेंजिंग, और एंगल बदलेगा तो साइन की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, और साइन की वैल्यू चेंज होगी तो ईएमएफ की वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंज होगी, यानी ये ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा, वेरी होता रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी तो मैक्सिमम ईएमएफ होगा, जिसे ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन ए बी ओमेगा के इक्वल होगा। क्लियर, विल बी इक्वल टू एन ए बी ओमेगा, यानी एन ए बी ओमेगा की जगह अगर ई नॉट लिखते हैं तो ई विल बी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन फॉर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। लास्ट पॉइंट एक बार फिर से, कॉइल जैसे टर्न करेगी तो इसका एंगल चेंज होता रहेगा, एंगल चेंज होगा तो साइन की वैल्यू चेंज होगी, और साइन की वैल्यू चेंज होगी तो ईएमएफ की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। इट मींस दिस ईएमएफ विल नॉट बी अ कांस्टेंट ईएमएफ, ये ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा, चेंज होती रहेगी इसकी वैल्यू। जैसे सेल लगा दिया आपने, 2 सेल लगा दिए 3 वोल्ट, तो या कोई बैटरी लगा दी 12 वोल्ट, अब वो ईएमएफ 12 वोल्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, वो 12 वोल्ट फिक्स रहेगा। बट यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जनरेट हुआ, ये अब ये ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा, इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। क्यों, एंगल चेंज हो रहा है तो साइन की वैल्यू चेंज हो रही है, ये चेंज होती रहेगी तो ईएमएफ भी चेंज होगा। हाँ, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा ये बता सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना होगा, कब होगा, जब साइन की वैल्यू 1 होगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तब कितना हो जाएगा, ये 1 कर दें अगर, तो एन ए बी ओमेगा, मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो एन ए बी ओमेगा को ई नॉट लिख दो, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। अब यहां से देखें, इसे लिख सकते हैं ई को आई आर, ई नॉट को आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, तो ये आ गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, I hope this is clear. That's equation for alternating current. And last, ग्राफ प्लॉट करना होता है। ग्राफ में एक ग्राफ बनाने, दो की जरूरत नहीं है। हाउ द EMF चेंजेस विथ एंगल, ये शो करना होता है। तो दैट्स द ग्राफ। ऑब्वियसली साइन कर्व ड्रॉ करेंगे। EMF देखो इंक्रीज होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, ये मैक्सिमम EMF होगा, इसे E नॉट कहेंगे। दिस विल बी कॉल्ड रिप्रेजेंटेड बाय E नॉट। और ये पूरी एक साइकिल, एक रोटेशन का एंगल 2 पाई, आधी का पाई, तो ये कितना होगा 3 पाई बाय 2, और ये कितना होगा पाई बाय 2। ग्राफ जरूर साथ में प्लॉट करना है। So that's about AC generator.